हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज एंड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 10 ऑफ सीरीज 1 और जिसमें हम बात करेंगे ओनली 15 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस टाइप जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द बॉटनी एंड जूलॉजी से कंसर्न है गाइस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द देवदार ट्री बिलोंग्स टू विच जीनस ऑफ द कोनीफर ट्री। देखिए एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन आपके पास इसमें क्वेश्चन में दिया गया हो, पहले उसे कैच करें क्योंकि पढ़ने का मतलब है इंग्लिश क्वेश्चन में भी कभी कभी आंसर और एक इन्फॉर्मेशन आंसर ना होगा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसा कि देवदार ट्री बिलोंग्स टू विच जीनस ऑफ द कोनीफर ट्री, मतलब इन्फॉर्मेशन ये गई देवदार जो है वो कोनीफर है। कोनीफर क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि देवदार इज ए जिम्नोस्पर्मिक ट्री नॉट एंजियोस्पर्म्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि देवदार का जो जीनस है, देवदार इसका एक वर्नाकुलर नेम है, बट इसका जीनस जैसे कोनीफर के बहुत सारे जीनस हैं, उसमें से कौन सा जीनस है? पोडोकार्पस, यूगा, पाइनस, सिड्रस। तो गाइस सिड्रस जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है। सिड्रस देवदारा, स्पीसीज देवदारा और सिड्रस जीनस इसे कहा जाता है देवदार। इट इज़ ए नेशनल ट्री ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। वहाँ पर नेशनल ट्री बोला जाता है, जैसे कि इंडिया में बनैन ट्री होता है, बांग्लादेश में आपका मैंगो ट्री को नेशनल ट्री बोला जाता है, उसी तरीके से देवदार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते थी फैमिली ऑफ दी बथुआ। देखिए यूपी का एग्जाम से, तो यूपी में आप बथुआ सभी लोग इससे अवेयर हैं, कोई ऐसा नहीं कि बथुआ पता ही नहीं क्या होता। साउथ इंडिया में नहीं रहते, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और सब लोग जानते हैं कि बथुआ यहाँ पे एक वेजिटेबल होता है गाइस। तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बथुआ की फैमिली कौन सी है। तो बथुआ की फैमिली अगर हम इसका इंग्लिश नेम लिख देते चिनोपोडियम तो आप बहुत ईजिली इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बथुआ के साथ इसका जीनस का मैच करना इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली होती है गाइस बथुआ इज ए बीड होता है और इट इज ए फैमिली चिनोपोडेसी का मेंबर होता है गाइस। क्लियर आंसर आपका डी, चिनोपोडेसी। आप सुनोगे चिनोपोडेसियम अल्बम, ये बथुआ का पूरा नाम होता है। नाउ द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ अमलतास। बहुत ही कॉमन है, शायद आपने यहाँ बहुत देखा जाता है कि जो अमलतास होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। ये भी बहुत ही कॉमन है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कॉमन है। अमलतास का नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। तो रिसिनस कम्युनिकस, इसका देखिए नाम क्या होता है, आपने सुना होगा अंडोवा का ट्री है, अरंडी बोलते हैं, ये उसका बॉटनिकल नेम होता है। हेलियंथस एनस, सूरजमुखी जिसे हम सनफ्लावर बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम होता है। इस तरीके फैस्कोलियर बल्गेरिस जो होता है वो हमारी जो दाल होती है उसका नाम होता है। और अब बचा है कैसिया फिस्टुला। तो फिस्टुला जो टर्म आता है, ठीक है, तो इसमें जो फल लगता है, जैसे आपने देखा नहीं फिस्टुला हो जाते हैं, जो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह की जो बॉडी हमारे जो एनएस होता है उसमें आ जाती है, उन्हें फिस्टुला बोलते हैं। या कहीं पर हमारा थोड़ा सा मांस निकल आता है लाइक हैंगिंग फिस्टुला, तो कहना है अमलतास के जो सीड्स होते हैं गाइस तो वो फिस्टुला की टाइप होते हैं, तो इसका नाम यहाँ से ड्राइव हुआ कैसिया फिस्टुला। इट इज बॉटनिकल नेम ऑफ अमलतास। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं इंटरनल ग्लैंड्स एज मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज इंक्लूड्स। देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू जो हमारा टिश्यू सिस्टम है, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट बॉडी पे। एक एक्सटर्नल बॉडीज होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और एक इंटरनल होती हैं। अभी तक हमने एक्सटर्नल बताई थी मॉर्निंग वाले लेक्चर में, अब हम बात कर रहे हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी बात। तो आपने देखा होगा सिट्रस जैसे नींबू होता है तो उसमें आपकी आयल ग्लैंड्स होती हैं। इसी तरीके से एक पाइनस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, उसमें रेजिन सिक्रेटिंग डक्ट्स होती हैं। एंड इसी तरीके से आपने देखा होगा जो वाटर स्टोमेटा या हाइडाथोट्स बोलते हैं, ये आपकी वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। और ये सभी इंटरनल मॉडिफिकेशंस होते हैं किसके? ग्लैंडुलर टिश्यूज के गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका दूसरा कर दिया कि बता दी फॉलोइंग वन इज बिलोंग्स टू फैमिली एमरेंथेसी। देखिए एमरेंथेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। क्यों? इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एक प्लांट होता है अमरंथ, जो आपका प्लांट C3 भी होता है और कंडीशन के टाइम ये C4 भी हो जाता है। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें C3 और C4 दोनों टाइप से CO2 को फिक्स करने की प्रोसेस पाई जाती है। तो कहने का मतलब 90-85% प्लांट हमारे C3 हैं, कुछ प्लांट आपके C4 हैं, बट कुछ प्लांट क्योंकि एक एवोल्यूशन है C3 से C4 की तरफ। तो एमरंथस जो होता है वो एक ऐसा प्लांट है जो C3 और C4 दोनों टाइप की कैटेगरी में इंक्लूड करा जाता है, क्योंकि उसके बाद दोनों मोड ऑफ CO2 फिक्सेशन पाई जाती है। C3 टाइप भी मतलब कैल्विन साइकिल और C4 टाइप भी जो हैच स्लेक साइकिल होती है, दोनों तरीके से वो CO2 को फिक्स कर सकता है। तो खैर हमारा मीनिंग यहाँ पे सिंपल ये है कि एमरंथस फैमिली का कौन सा मेंबर यहाँ पे है गाइस। तो सिंपल सा है एमरंथेसी फैमिली का जो मेंबर है गाइस यहाँ पे वो आपका है चिरचिटा, जिसे हम बोलते हैं अक्रैंथिस एस्पेरा। ये आपका एमरथेंसी का मेंबर है गाइस। करेक्ट आंसर आपका बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा कि आर मोड वैल्यूज इज रिलेटेड टू, जो आर मोड वैल्यू होती है ये क्या चीज़ बताती है, किससे इसका संबंध होता है, साइज ऑफ वायरस की वायरस कितना बड़ा है कितना छोटा है, साइज ऑफ बैक्टीरिया, इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस और इन्फेक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया भी डिजीज काज करता है, वायरस भी डिजीज काज करता है, इनका साइज भी वेरी करता है। तो जो आर मोड वैल्यू होती है वो बैक्टीरिया जो वायरस होता है उसकी इन्फेक्टिविटी, उसकी डिजीज फैलाने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजेनेसिस, उसे मापने की एक स्टैंडर्ड होता है जिसे आर मोड वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, इस करेक्ट आंसर आपका सी। अब यहाँ पे हम आज के सिनेरियो में कुछ मैच करेंगे जो आज चल रहा है। द आर मोड वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन, देखिए जो वुहान से पहला वायरस निकला था कोरोना का, उसकी इन्फेक्टिविटी वैल्यू, उसकी आर मोड वैल्यू क्या थी। करेक्ट आंसर 7 में अगर हम बात करें तो गाइस इसका जो इसकी आर मोड वैल्यू थी 2.5। देखिए अब समझने की कोशिश करें, जो इसके बाद अल्फा वेरिएंट आया उसकी जो आर मोड वैल्यू थी उससे थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब 4 to 5 थी। अब जो आने की तैयारी कर रहा है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुका है डेल्टा वेरिएंट गाइस, इसकी जो आपकी आर मोड वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं गाइस पहले वाले से 4 टाइम ज़्यादा है, 8 गुना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी सारा हम पढ़ते गए ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, नास्टॉक, एनावीना, साइकेडी, इस तरीके से स्पाइरुलिना, बट आज तक हमने इस बारे में बात करा कि इसकी जो डाइवर्सिटी होती है वो कितनी होती है। ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ब्लू ग्रीन एल्गी के ग्लोबल लेवल अगर हम बात करेंगे तो ओनली 20 जेनरा और 75 स्पीसीज ही पाए जाते हैं। यही पूरा सिस्टम है जो आपका प्रोकैरियोटिक एल्गी बनाता है, जो साइनोबैक्टीरिया बनाता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी बनाता है। ओनली 20 जीनस और उन जीनस के 75 स्पीसीज पाई जाती हैं। इस करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, इनमें से फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखिए एक क्वेश्चन आपका वर्टिब्रेट के हार्ट और उनसे रिलेटेड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का टाइप, जैसे आपका जो पीसीज और जो होती है आपकी जो पीसीज मतलब जिनमें कहते हैं मछली वाला जो ग्रुप होता है तो उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो पूरी तरीके से जो ब्लड होता है वो वेनस ब्लड होता है। तो वही कह रहा है कि 2 चैम्बर्ड ब्लड का मतलब होता है, हार्ट का मतलब होता है सिंगल सर्कुलेशन, जो पाया जाता है आपका फिशेज जो कार्टिलेजनस भी हो सकती है और बोनी फिशेज भी हो सकती है। मगर बोनी फिश में एक फिश होती है जिसे हम बोलते हैं लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, इसमें ये नहीं होता, उसे छोड़ के बाकी सब में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसके रेस्पेक्टिव उनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो 3 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाता है तो आपका सर्कुलेशन होगा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, और ऐसा सर्कुलेशन पाया जाता है लंग फिश जो ये वाली इधर आ गई प्रोटोप्टेरस। ठीक है, बाकी आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों में, मतलब पीसीज के बाद कौन सा ग्रुप आता है एम्फीबिया और उसके बाद कौन सा आता है रेप्टाइल्स आता है। तो हार्ट कितना हो गया 3 चैम्बर्ड हो गया, सर्कुलेशन का नाम क्या हो गया इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अब जो ऊपर से इवोल्यूशन बता रहा था कि जो बोनी फिशेज में सब में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो सिंगल सर्कुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनकी एक मेंबर होती है प्रोटोप्टेरस जिसमें कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है लाइक दी एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स की तरह। तो जाहिर सी बात है वो भी आपका कैसा रिप्रेजेंट करेगी इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है आपका क्रोकोडाइल्स में, बर्ड में, मैमल्स। ये क्रोकोडाइल क्या रेप्टाइल्स है तो इसका मेंबर एक इधर से यहाँ जंप करके आ गया। दिस इज एवोल्यूशन होता है, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट जरूर होता है ग्रुप में जो अपने से आगे वाले ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है। जैसे आपने देखा था बोनी फिशेज में प्रोटोप्टेरस जो थी वो एम्फीबिया और रेप्टाइल से सिमिलरिटी शो कर रही थी, इसी तरीके से आपका क्रोकोडाइल गाइस जो होता है वो अपने से आगे वाले आने वाले जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बर्ड और मैमल्स उनके साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो जाहिर सी बात है उसमें जो हार्ट के चैम्बर्स है वो 4 होंगे और इस तरीके से 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो डबल सर्कुलेशन शो करता है। तो आपका क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल जितने भी होंगे उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये बिल्कुल मैचिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द कैंपेनियन सेल। कैंपेनियन सेल के बारे में कौन सी बात सही है। पहला देखिएगा इस कैंपेनियन सेल आपको पता होना चाहिए, फ्लोएम टिश्यू होता है जो वेस्कुलर टिश्यू होता है जो फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है। जाइलम हमारा न्यूट्रिएंट और वाटर को करता है, फ्लोएम जो होता है स्पेशली फूड मटेरियल और कुछ प्लांट हार्मोन को सर्कुलेट करता है, मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके 4 पार्ट होते हैं फ्लोएम गाइस। फ्लोएम में पैरेन्काइमा होता है और एक फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और आपका सीप ट्यूब्स होती हैं और एक कैंपेनियन सेल्स होती हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें से कैंपेनियन सेल की जो प्रेजेंस होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। जैसे हम आपके जाइलम की बात कर ले, जाइलम में 4 पार्ट होते हैं उस तरीके से फ्लोएम में 4 पार्ट होते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में हम बात करें तो फ्लोएम में कैंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, बहुत ही नॉन फैक्टर है। जबकि हम एंजियोस्पर्म में जाएँ तो वहाँ पे जो 4 पार्ट होते हैं फ्लोएम के 4 के 4 प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 के 4 वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो कैंपेनियन सेल्स के बारे में, तो कैंपेनियन सेल्स की प्रेजेंस के बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं कि दे आर लैटरली अटैच्ड टू सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब से जो अटैच होती हैं लैटरली एंड मेंटेन्स क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। कहने का मतलब हुआ कैंपेनियन सेल का जो
कंट्रोल होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। सीप ट्यूब्स और कैम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल के पास होती है, बाकी वो दोनों सेल आपस में एक ही से काम चला लेते हैं। कहने का मतलब उनका जो लैटरल अटैचमेंट होता है और वो क्लोज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रखती हैं। कहने का मतलब दोनों सेल्स का जो कंट्रोलिंग आर्गन होता है वो केवल एक न्यूक्लियस होता है, ना कि दो। ठीक है, इनके जो फाइन पिट्स होते हैं उनके थ्रू ये इनके साइटोप्लाज्मिक और के थ्रू एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ दीज आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरोफाइट। ये देखिए, अब वैस्कुलर बंडल बायोफाइट में तो पाई नहीं जाता था, तो वहाँ पे कैम्पेनियन सेल का क्वेश्चन ही नहीं उठता कि होती है या नहीं होती। अब जो वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं आपके, शुरुआत कहाँ से होती है? टेरोफाइट से, जिम्नो एंड एंजियो। तो कहने का मतलब है आपकी जो कैम्पेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम का पार्ट होती है, जो फ्लोएम का एक, तो वो आपके ना तो टेरोफाइट में होती हैं और ना ही जिम्नोस्पर्म में होती हैं। इसके अलावा दे हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड हेल्प इन दी फूड कंडक्शन। बिल्कुल हम बता चुके फ्लोएम में फूड कंडक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है दे पार्ट ऑफ द फ्लोएम, सो आल्सो हेल्प इन दी कंडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल। तो इनके पास अब कंडक्शन कर रहे हैं फूड मटेरियल, तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट गाइस, तो न्यूक्लियस का जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी लार्ज साइज का होता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो फाइनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 11 बात करते हैं डिफ्यूजन फाउंड इन। देखिए डिफ्यूजन का क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है? डिफ्यूजन के थ्रू बहुत सारे जो हमारे एनिमल्स होते हैं लोअर्स, वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना फूड मटेरियल लेते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इन्हें पूछा कि डिफ्यूजन फाउंड इन, डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पायरो वगैरह। अब इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि देखिए पैरामीशियम, अमीबा और हाइड्रा, ये आपके दोनों प्रोटोज होगा। हाइड्रा आपका सिडेंटेट में हो गया, स्पायरो वगैरह आपका प्लांट में, एल्गी में आ गया, और ये आलाप्तिव। इतनी रिच डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब तो डिफ्यूजन इन सभी जगहों पे होता है। कहने का मतलब है कि अमीबा में डिफ्यूजन होता है, सबको पता, पैरामीशियम में भी पता था कि होता है, हाइड्रा में भी डिफ्यूजन होता है, स्पायरो वगैरह में भी आपका डिफ्यूजन होता है। करेक्ट आंसर आपका ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं लिपिड पेरोक्सिडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ। देखिए लिपिड पेरोक्सिडेशन आपका जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपका रिलेटेड है, अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस से। जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है तो वो सनलाइट जो फोटान्स होते हैं जो हमारे प्लांट की लीव्स होती हैं उनके ऊपर गिरते हैं, और उन लीव्स के ऊपर जो आपका फैट, एक क्यूटिन आपने देखा होगा क्यूटिन, तो उसके ऊपर जो लिपिड्स होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो उनको वो मतलब डैमेज कर देता है, उसी को कहा जाता है लिपिड पेरोक्सिडेशन। ओके, अब कहने का मतलब है लीव्स में दोनों टाइप के शुगर होते, मतलब फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि जो लिपिड पेरोक्सिडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन तो है, बट किसका? सैचुरेटेड फैटी एसिड का ओनली, अनसैचुरेटेड का, या दोनों का, या ओनली प्लांट लिपिड्स का। ठीक है, तो कहने का मतलब लिपिड पेरोक्सिडेशन जो टर्म है गाइस, ये जो यूज़ करा जाता है वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए करा जाता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको ये पता है अच्छे से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। आपको कि लिपिड पेरोक्सिडेशन का मतलब सिंपल सा एक है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन को ही हम लिपिड पेरोक्सिडेशन बोल सकते हैं, ना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि एनिमल में होते हैं। तो प्लांट की फैट नाउ जो आपका होता नहीं क्लोरोफिल की जो लीफ डैमेज हो जाता है तो फोटो पेरोक्सिडेशन का ही मतलब रोल होता है ना। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होगा। देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? रेमिट्स, आपने सुना होगा रेमिट्स। रेमिट्स क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम रेमिट कह सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन है ब्लास्टोज आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोपिग्यूल्स। ये क्या होते हैं? ब्लास्टोज, ब्लास्टुला सुना होगा। उसी तरीके से ब्लास्टोज जो होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोपिग्यूल, जैसे कि आप प्रोपिग्यूल्स मतलब एक बॉडी जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ब्लास्टोज उसी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोपिग्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोज बोल सकते हैं। उसी के लिए टर्मिनोलॉजी है। कहने का सिंपल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोपिग्यूल्स कैन बी कॉल्ड ब्लास्टोज। ओके, क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ ऑल जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर वही बात, तीनों में क्वेश्चन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन था कि जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल जो कि आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत बने हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। एंड डी ऑप्शन अमंग द प्लांट मल्टीपल फिजन फाउंड इन एल्गी। देखिए मल्टीपल फिजन आपने देखा होगा लोअर जो प्रोकैरियोट्स वगैरह होते हैं ईस्ट और उसमें पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम में। मगर अगर हम प्लांट में बात करेंगे तो आपका जो एल्गी होते हैं उसमें भी मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल क्या सभी है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उन सब में अगर बात करें तो मल्टीपल फिजन जो होता है गाइस केवल ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट के केस में एल्गीज में। और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके रेमिट्स क्या होते हैं, ब्लास्टोस क्या होते हैं, क्लोन क्या होते हैं, और आपका एल्गी में ही केवल मल्टीपल फिजन होता है अमंग दी होल प्लांट किंगडम गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं विच पाइनस स्पीसीज ग्रो ऑन लो एल्टीट्यूड अमंग द जिम्नोस्पर्म। देखिए हम ऑलरेडी आपको लेक्चर दे चुके हैं, हमने बताया था
कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या दूसरे कोनिफेरस प्लांट्स होते हैं उनका इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एल्टीट्यूड बेस्ड होता है, मतलब ऊंचाई के थ्रू उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो निहित होता है या अरेंज होता है या डिपेंडेंट होता है कि कहाँ पे एल्टीट्यूड कितना है तो वहाँ पे कौन सा कोनिफर प्लांट ग्रो करेगा। अब इसने कहा कि इंडिया में पाइनस की 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। ओके, अब सबसे क्वेश्चन में पूछा कि सबसे लो एल्टीट्यूड, सबसे कम ऊंचाई पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपका ए पाइनस रॉक्स बर्गी जो होती है वो सबसे कम ऊंचाई पे पाई जाने वाली पाइनस की स्पीसीज है। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री ग्रो एज ऑर्नामेंटल इन इंडिया। ये भी आपका जिम्नोस्पर्मिक कोनिफर से रिलेटेड है कि बहुत सारे जिम्नोस्पर्मिक या कोनिफर ट्री इंडिया में पाए जाते हैं, बट उसके बावजूद वो यहाँ पे ग्रो करते हैं, फॉरेस्ट का मेन पार्ट होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्मिक या कोनिफर ट्री होते हैं जिन्हें हम दूसरी कंट्री से, तिब्बत से, ऑस्ट्रेलिया से हमने उन्हें इंपोर्ट किया है और केवल वो हमारे यहाँ पे एज ऑर्नामेंटल ग्रो करे जाते हैं गाइस। तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो देखिए वो 3 जो प्लांट्स हैं उनमें कौन सा ऑर्नामेंटल यूज़ करे जाते हैं इंडिया में गाइस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, मतलब बी एंड सी, क्यूप्रस सेमीपर्बेंस और क्यूप्रस फ्यूनिवायरेंस। ये 2 आपके ऐसे ऑर्नामेंटल्स हैं जो मतलब ट्रीज हैं जो इंडिया में एज ऑर्नामेंटल यूज किए जाते हैं गाइस। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।